everybody, I am Deepika from LearnoHub, a free learning platform where you can study physics, chemistry, maths, biology absolutely for free only at learnohub.com. तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की क्लास 12 बायोलॉजी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। तो इसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट आर द वेरियस पब्लिक हेल्थ मेजर्स which you would suggest as safeguard against infectious diseases? तो अगर आपको कुछ पब्लिक हेल्थ मेजर्स सजेस्ट करने हो सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट और वी कैन बी सेफ अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीजेस, तो हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बहुत ही शॉर्ट में इनको 4 पॉइंट्स में समराइज किया है। तो सबसे पहले है मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन एंड पब्लिक हाइजीन। तो पर्सनल हाइजीन बनाना बहुत ज़रूरी है और उतना ही ज़रूरी है पब्लिक हाइजीन को मेंटेन करना। तो अगर हम पर्सनल हाइजीन की बात करें, पर्सनल हाइजीन मतलब क्लीन बॉडी, क्लीन से ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन फूड, फिर एक न्यूट्रिशियस फूड, एक बैलेंस्ड डाइट, राइट। तो ये सब आ जाएंगे हमारे पर्सनल हाइजीन में, ठीक है। कि हमें अपने जो भी चीज़ें हम कंज्यूम कर रहे हैं या हमारी बॉडी की हम बात कर रहे हैं तो वो सारी हमें क्लीन रखनी है। वहीं पर अगर हम पब्लिक हाइजीन की बात करते हैं तो पब्लिक हाइजीन में जो हमारी सराउंडिंग्स है उनकी क्लीनिंग आ जाएगी, ठीक है। जो हमारी सराउंडिंग्स हैं उनको हम क्लीन रखेंगे, वेस्ट का डिस्पोजल प्रॉपर करेंगे, ठीक है। मतलब कूड़ा घर से निकाल के ऐसे ही कहीं नहीं फेंक देंगे, जहाँ पर जगह है वहीं पर फेंकेंगे, राइट। तो ये सब आ जाएगा हमारा पब्लिक हाइजीन में। इसके साथ साथ डिसइंफेक्टिंग वाटर, ठीक है। जो बड़े बड़े टैंक्स होते हैं जहाँ से पानी की सप्लाई की जाती है, वहाँ पर डिसइंफेक्शन, उस पानी की क्लीनिंग, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दिस कम्स अंडर पब्लिक हाइजीन। देन नेक्स्ट इज आइसोलेशन। अब आइसोलेशन से क्या होगा, हमें पता है कि बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीजेस ऐसी हैं जो एयरबॉर्न है, वाटर बॉर्न है, फूड बॉर्न है, ठीक है। तो स्पेशली अगर हम एयरबॉर्न डिजीजेस की बात करते हैं, अब एयरबॉर्न डिजीजेस में कौन कौन से आते हैं, ठीक है। एयरबॉर्न डिजीजेस टाइप जैसे कि इसमें आता है ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। इसमें आता है चिकन पॉक्स, ठीक है। ये सारी ये जो डिजीजेस हैं ये होती है एयरबॉर्न। तो अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, किसी को अगर चिकन पॉक्स हुआ है तो आपने यूजुअली देखा होगा कि मीजल्स है, चिकन पॉक्स है, इस केस में बोला जाता है कि जिस इंसान को ये बीमारी हुई है ना उसको थोड़ा सा आइसोलेट कर दिया जाए, ठीक है। क्योंकि अगर हम उसके कांटेक्ट में आएंगे तो हो सकता है कि वहाँ से जो जर्म्स हैं वो हमें पास ऑन हो जाए और हम भी सेम बीमारी से इन्फेक्ट हो जाए। और ऐसा हो सकता है कि अगर वो इंसान आइसोलेट ना हो, ठीक है। जैसे कि आज हम अगर कोविड की बात कर रहे हैं तो हम बोलते हैं कि वो स्नीजिंग से फैलता है, हवा में आ जाता है, फिर लोगों को हो जाता है। तो अगर हम खुद को आइसोलेट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि ये बहुत सारे लोगों में फैल जाए, ठीक है। मतलब अपने आसपास जितने भी लोग हों वो उसी बीमारी, वही सेम बीमारी सबको हो जाए। सो वी नीड टू आइसोलेट, वी नीड टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ दीज वायरसेस, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं वैक्सीनेशन की। अब ये वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीनेशन अगेन एक कॉमन वर्ड हो चुका है, ठीक है। जब से कोविड आया है पिछले 2 साल से, तो अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो क्या होता है कि कोई भी डिजीजेस है, जब एक बच्चा पैदा होता है ना तो तब से उसकी वैक्सीनेशन स्टार्ट होती है। सबसे पहले उसे BCG दी जाती है, एक वैक्सीन। उसके सिवा उसको पोलियो वैक्सीन दी जाती हैं और वो जब तक 2 साल का तो मिनिमम नहीं हो जाता तब तक तो उसको बहुत सारी वैक्सीनेशन उसकी होती है। उसमें इट इंक्लूड्स चिकन पॉक्स, इट इंक्लूड्स हेपेटाइटिस, ये सारी उनको दवाइयाँ मतलब वैक्सीन्स दी जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस, मतलब मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस, राइट। तो
हमें लोगों को वैक्सीनेट करना है प्रॉपर वे से और प्रॉपर टाइम पे वैक्सीनेशन होनी चाहिए। तो इससे भी जो ये स्प्रेड है डिजीज़ेस का, इन्फेक्शियस डिजीज़ेस का, इसको हम रोक सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है लास्ट, वेक्टर इरेडिकेशन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। अब अगर हम बात करें मलेरिया की, अगर हम ऐसी कुछ डिजीज़ेस की बात करें जिनके वेक्टर्स हमारे आसपास होते हैं, ठीक है, तो अब जो अगर मलेरिया की हम बात करें हैं, मलेरिया क्या है? मलेरिया एक प्लाज्मोडियम है जो ये क्रिएट, मतलब ये डिजीज़ जिससे होती है, इसका कैरियर कौन है? इसका कैरियर है मस्कीटो। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि अपने आसपास उतनी सफाई रखनी है। अगेन वी वेंट टू द फर्स्ट पॉइंट, राइट। तो हमें पब्लिक हाइजीन, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना है, अपने आसपास पानी को नहीं खड़ा होने देना है, ताकि जो वेक्टर्स हैं जो इन डिजीज़ेस को एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसमिट करते हैं, हम उनकी ग्रोथ को अपने आसपास रोक सके, ताकि ये जो इन्फेक्शियस डिजीज़ेस हैं ये स्प्रेड ना हो। ठीक है, सो आई होप ये जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं ये आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक है, तो आप इनको अपने हिसाब से लिख सकते हैं, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, जो भी डिटेल आप इसमें लिखना चाहें। ठीक है, तो अपने आसपास क्लीनिंग रखें, वैक्सीनेशन प्रॉपर टाइम पे लें, प्रॉपर नंबर ऑफ डोजेज लें, सो दैट हम इन इन्फेक्शियस डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन विच वे हैज़ द स्टडी ऑफ बायोलॉजी हेल्प्ड अस टू कंट्रोल इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो जो बायोलॉजी है उसकी, मतलब जो हम बायो पढ़ते हैं, उसने कैसे कंट्रोल की है हमारे आसपास इन्फेक्शियस डिजीजेस। ठीक है, तो उसके लिए मतलब हमें बायोलॉजी ने क्या सिखाया है इन इन्फेक्शियस डिजीजेस के बारे में। तो इसमें सबसे पहले है कि बायोलॉजी की इस फील्ड में जो एडवांसमेंट है उसने हेल्प किया है हमें टू बेटर अंडरस्टैंड कि कैसे फाइट करना है बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज़ेस को, कैसे डिजीज़ेस के अगेंस्ट हमें एक्शंस लेने हैं, कैसे हमें उनके अगेंस्ट मतलब ऐसा करना है कि वो डिजीज़ेस ना हो। ठीक है, उसके बाद एज द लाइफ साइकिल्स ऑफ वेरियस पैरासाइट्स, पैथोजेंस and vectors are known to us, biology has developed mode of transmission of various diseases and measures to control them। तो हमने क्या किया है, हमने लाइफ साइकिल्स पढ़ी हैं, बहुत सारे पैरासाइट्स की, बहुत ज़्यादा पैथोजेंस की, वेक्टर्स की। ठीक है, तो हमने जब आप थोड़ी बड़ी क्लास में जाओगे तो आप इनको डिटेल में पढ़ोगे कि कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल कि कैसे मस्कीटो जो है, वो जो मलेरिया होता है वो कैसे कैसे हम तक पहुंचता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम कहाँ होता है, कहाँ से वो मस्कीटोज उन पे मतलब कहाँ से वो मस्कीटोज के साथ स्टिक हो जाते हैं, और कैसे मस्कीटो जब हमें बाइट करता है तो फाइनली हमारे ब्लड में क्या होता है। राइट, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, हमने इनकी डिटेल्ड स्टडी की है, हर एक पैथोजन की, पैरासाइट की हमने लाइफ साइकिल को डिस्कस किया है। उनको डिस्कस करने से क्या हुआ है कि हमें ये पता चला है कि अच्छा ये स्टेज है, इस पे हम रोक सकते हैं। अगर हमने इस लाइफ साइकिल को इस स्टेज पे रोक दिया ना, तो फर्दर ये जो लाइफ साइकिल है वो आगे नहीं जाएगी, तो फाइनली ये जो डिजीज़ है ये नहीं फैलेगी। ठीक है, so this is how biology has helped us. नेक्स्ट है वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स, मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स यू कैन से, बहुत सारे डिजीज़ेस के अगेंस्ट, जैसे कि स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, ट्यूबरक्लोसिस है। एक टाइम था जब स्मॉल पॉक्स इतना फैला हुआ था तो ऐसा लगता था कि ये डिजीज़ तो मतलब ऐसी है जो सबको मार देगी और कोई नहीं बच पाएगा, लेकिन इस डिज़ीज़ के अगेंस्ट भी वैक्सीन बनाई गई जिससे कि ये डिज़ीज़ कंट्रोल में आई, और आज अगर आप देखो तो ये डिज़ीज़ बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो चुकी है। राइट, सो स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, हर एक के अगेंस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं और लोगों को वैक्सीनेट किया जाता है टाइम टू टाइम। ठीक है, इससे डिजीज़ेस का स्प्रेड जो है वो रोका गया, इनको अच्छे से इरेडिकेट किया गया, और इन वैक्सीनेशन से ही ये पॉसिबल हो पाया है। राइट, उसके बाद है वेरियस ड्रग्स एंड वैक्सीन्स हैव बीन प्रिपेयर्ड यूजिंग बायोटेक्नोलॉजिकल
टेक्निक्स। तो बहुत सारे ड्रग्स, बहुत सारी वैक्सीन्स को बनाया गया है यूजिंग दीज बायोलॉजिकल टेक्निक्स। ठीक है, जब आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे, बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स, जब आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे ड्रग्स और वैक्सीन्स को बनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी किसकी मदद से हुआ है? इसी बायोलॉजी की जो फील्ड है उसमें जो एडवांसमेंट्स हुई हैं उसी से हमने इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं। Antibiotics have played major role in the treatment of infectious diseases. Antibiotics, ठीक है, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, कई बार कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर आपको ना एंटीबायोटिक्स देता है। तो ये एंटीबायोटिक्स जो हैं ये हमें इन इन्फेक्शियस डिजीजेस से बचाते हैं, मतलब दे हैव प्लेड अ मेजर रोल इन इन्फेक्शियस डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए, राइट। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाउ डज द ट्रांसमिशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस टेक प्लेस? एमीबाइसिस, मलेरिया, एस्कैरियासिस एंड न्यूमोनिया। तो अगर हम एमीबाइसिस की बात करें, ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेक्टर क्या होता है। हम तब से वेक्टर 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 बोले जा रहे हैं, तो वेक्टर है क्या? तो देखते हैं, ये एक ए ऑर्गेनिज्म है और ये एक बी ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये जो ए ऑर्गेनिज्म है ना, ये डिजीज्ड है, इसके ऊपर एक पॉजिटिव एजेंट है जिसकी वजह से इस इंसान को, एक जो भी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको एक डिजीज हुई है। ठीक है, इसके ऊपर ये एक पैथोजन है, राइट। अब अगर जब तक ये पैथोजन इस ए ऑर्गेनिज्म से बी ऑर्गेनिज्म पे नहीं पहुंचेगा तब तक बी ऑर्गेनिज्म को ये डिजीज नहीं होगी। तो अब वो लिविंग एजेंट्स जो इस पॉजिटिव एजेंट को एक डिजीज्ड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक लेके जाते हैं, उनको हम बोलते हैं वेक्टर्स। ठीक है, तो अब ये वेक्टर समझ आ गया। जैसे एस्कैरियासिस क्या होता है? एस्कैरियासिस एक वेक्टर ट्रांसमिटेड डिजीज है, मतलब कि उसका पैथोजन कहीं और है और वो कहीं और जाके डिजीज कॉज कर रहा है। कैसे कर रहा है? क्योंकि एक वेक्टर है जो उसको डिजीज्ड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक लेकर जा रहा है। ठीक है, तो ये कैसे स्प्रेड होता है? इट स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। और इसकी जो वेक्टर है, एमीबाइसिस का जो वेक्टर है दैट इज हाउस फ्लाई, और इसका पॉजिटिव एजेंट है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, एमीबा है कहीं ना कहीं, ठीक है, याद रहेगा। तो अब क्योंकि ये मैंने टाइप किया था तो मैंने इटैलिक्स में लिखा है क्योंकि ये साइंटिफिक नेम है। जब आप इसको हाथ से लिखोगे तो आप इसको अंडरलाइन करोगे। सिर्फ जीनस का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा और जो स्पीशीज का फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल ही होगा। ओके, तो आई होप ये क्लियर हुआ है। दूसरा है मलेरिया। ठीक है, मलेरिया एक बहुत ही कॉमन डिजीज है जो एक टाइम आता है तो काफ़ी, मतलब एक सीज़न आता है तो काफ़ी लोगों को हो जाता है। कब होता है? जनरली जब बहुत सारे मच्छर होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका जो वेक्टर है वो है फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो, राइट। तो ये अगेन एक वेक्टर ट्रांसमिटेड डिजीज है जिसको स्प्रेड करता है फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो। तो जब ये मस्कीटो किसी डिजीज्ड पर्सन को बाइट करेगा तो साथ में उसका ब्लड ले जाएगा। अब डिजीज्ड पर्सन को बाइट करने के बाद जब ये एक हेल्दी पर्सन पे जाएगा, मतलब एक हेल्दी इंसान पे जाके बैठेगा और उसको बाइट करेगा, तो जो उसने ब्लड सक किया है उसमें क्योंकि पैथोजेंस भी आए हैं तो ये पैथोजेंस जो हैं वो एक हेल्दी इंसान को ट्रांसमिट हो जाएंगे और इससे जो हेल्दी इंसान है उसको भी सेम डिजीज हो जाएगी, मलेरिया, राइट। इसका पॉजिटिव एजेंट है प्लाज्मोडियम। तो बेसिकली ये डिजीज्ड पर्सन से हेल्दी पर्सन में कौन सा ऑर्गेनिज्म लेकर जा रहे हैं? प्लाज्मोडियम की कोई स्पीशीज, राइट। उसके बाद है एस्कैरियासिस। अगर हम एस्कैरियासिस की बात करें तो ये स्प्रेड होता है थ्रू कंटैमिनेटेड फूड एंड कंटैमिनेटेड वाटर। ओके, अब इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो कौन है? उसका पॉजिटिव एजेंट है एस्कैरियासिस लुम्ब्रिकॉइड्स। ठीक है, जो इनके नाम है ना उन्हीं से बहुत सिमिलर है। उसके बाद है निमोनिया। निमोनिया की अगर हम बात करें तो ये स्प्रेड होता है थ्रू डिजीज्ड स्पूटम, मतलब कोई इंसान है उसको निमोनिया है, उसने थूक दिया, उसने स्नीज कर दिया, उसने खांस दिया, तो अगर वो जो स्पूटम है, ठीक है, वो जो थूक है एक तरह से वो अगर किसी हेल्दी पर्सन के में चला गया, ठीक है, कोई पार्टिकल्स या ड्रॉपलेट्स चले गए तो जो हेल्दी पर्सन है उसको भी निमोनिया हो सकता है और इसका पॉजिटिव एजेंट है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe, राइट। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेजर वुड यू टेक टू प्रिवेंट द वाटर बॉर्न डिजीजेस। तो वाटर बॉर्न डिजीजेस कौन सी होती हैं? वो डिजीजेस जो कंटैमिनेटेड वाटर को पीने से होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कॉलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस बी, ठीक है। तो अब हम कैसे प्रिवेंट करेंगे इन डिजीजेस को? सिंपल है, हमें जो हमारा डिस्पोजल सिस्टम है, जो हमारा सीवेज वाटर है, जो किचन का वेस्ट वाटर जा रहा है, जो वॉशरूम से वाटर जा रहा है, उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। वो ऐसा ना हो कि हम खुले में छोड़ दें और आगे जाके वो किसी क्लीन वाटर सप्लाई से मिल जाए और वो उसको भी गंदा कर दे, ठीक है। देन जो सीवेज है, एक्सक्रीटा है और जो पीरियोडिक क्लीनिंग का वाटर है वो अलग जाना चाहिए, ताकि उसकी प्रॉपर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हो, सीवेज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हो, और फिर ही वो पानी वापस से यूज़ में आए, वो कहीं पर भी हमारे क्लीन पानी के सोर्स के साथ मिक्स ना हो। उसके बाद डिसइंफेक्टिंग कम्युनिटी ऑफ वाटर रिजर्वायर। तो जो भी हमारे वाटर रिजर्वायर हैं, जहाँ से भी पानी आता है, वहाँ की पीरियोडिक क्लीनिंग होनी चाहिए, ठीक है। डिसइंफेक्शन होनी चाहिए और उस जगह की जहाँ पर वो पानी स्टोर किया जाता है उसकी भी टाइम टू टाइम क्लीनिंग होनी चाहिए। जैसे अगर हम अपने घरों की बात करें तो हम आजकल क्या होता है कि घरों के ऊपर यूजुअली सबने बड़े बड़े वाटर टैंक्स लगाए होते हैं ना, बड़े बड़े ड्रम टैंक्स होते हैं और उनमें पानी स्टोर होता है, क्योंकि पानी की सप्लाई 24 आवर्स तो नहीं होती है, तो वो पानी स्टोर कर लेते हैं हम, है ना। और फिर वो जब चाहिए होता है तो टैप खोलते हैं, पानी आ जाता है। तो अब बहुत ज़रूरी है कि ये जो पानी है इसको प्रॉपरली, ये जो पानी का रिजर्वायर है, मतलब ये जो स्टोरेज जहाँ पर हम कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर क्लीनिंग हो टाइम टू टाइम। उसके बाद जो पानी है, जो ड्रिंकिंग वाटर है, उसको हम बॉयल करें हमेशा। देन वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर ओनली। अब हो सकता है कि आपको बड़ी प्यास लगी, आसपास जो भी पानी दिखे, ऐसे टैप है, आपने खोल दिया और पानी पी लिया, नो, दैट माइट बी हार्मफुल, दैट माइट बी डेंजरस, ठीक है। उससे कोई भी डिजीज हो सकती है, तो हमें हमेशा क्लीन पानी ही पीना है, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस विद योर टीचर व्हाट डज अ सूटेबल जीन मीन्स इन कॉन्टेक्स्ट टू डीएनए वैक्सीन। तो डीएनए वैक्सीन के कॉन्टेक्स्ट में सूटेबल जीन क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम सूटेबल जीन की बात कर रहे हैं तो ये बेसिकली क्या है, ये एक स्पेसिफिक डीएनए फ्रेगमेंट की बात हो रही है, जिसको, ठीक है, एक स्पेसिफिक डीएनए का फ्रेगमेंट है, इसको जब हम एक होस्ट की बॉडी में डालेंगे, ठीक है, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा स्पेसिफिक प्रोटीन्स। और ये जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स है ये किसी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को मार देंगे, ठीक है, होस्ट के अंदर। और इससे क्या होगा, इससे फर्दर इम्यूनिटी मिलेगी उस पर्टिकुलर डिजीज से उस होस्ट सेल को, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ये जो पूरा था ना, मैंने उसको एक फ्लो चार्ट में बना दिया, ठीक है। तो क्या है कि एक स्पेसिफिक जीन अगर हम बोल रहे हैं तो वो एक स्पेसिफिक डीएनए फ्रेगमेंट है, और ऐसा डीएनए फ्रेगमेंट जिसको जब हम एक सेल के अंदर इंजेक्ट करेंगे, जब वो एक होस्ट के अंदर जाएगा, होस्ट की बॉडी में जाएगा, तो वहाँ पर ये कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनाएगा। ये जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं ये डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को मार देंगे, ठीक है, और फर्दर ये प्रोवाइड करेंगे उस होस्ट को इम्यूनिटी अगेंस्ट दीज डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। अब ऐसा तो नहीं कि एक बार कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर हो गया वापस से नहीं होगा, वापस से वो ज़रूर एंटर होगा, लेकिन हमारी बॉडी के पास इम्यूनिटी होगी उस पर्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट। ऑलरेडी हमारे इम्यून सिस्टम की मेमोरी होगी और वो उस डिजीज़ को वहीं पर रोक देगा, ख़त्म कर देगा और हमें पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, नेम द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि ये लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं, उसके बाद तो हम बता पाएंगे कि प्राइमरी कौन से होते हैं और सेकेंडरी कौन से होते हैं। तो अगर हम लिम्फॉइड ऑर्गन्स की बात करें, आपने लिम्फोसाइट्स सुने होंगे, ठीक है। लिम्फोसाइट से पहले छोड़ो, लिम्फोसाइट्स पहले हम ब्लड की बात करते हैं। तो ब्लड में हमने यूजुअली ये ना दो तरह के सेल्स पड़े होते हैं, RBCs एंड WBCs,
ठीक है। तो अगर अब हम लिम्फोसाइट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स एक टाइप का WBC होता है, वाइट ब्लड सेल होता है, ठीक है। और ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ये बनते हैं इन लिम्फॉइड ऑर्गन्स में। तो बेसिकली दीज लिम्फॉइड ऑर्गन्स आर द ऑर्गन्स वेयर ओरिजिन, मैच्योरेशन एंड proliferation of these lymphocytes take place, ठीक है। जहां पर ओरिजिनेट भी होंगे, मेच्योर भी होंगे और नंबर में भी इंक्रीज होंगे, दैट इज प्रोलिफरेशन। तो वो जो साइट है दैट इज कॉल्ड लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ठीक है। उन ऑर्गन्स जहां पर ये सारी चीजें होती हैं वो उन जगहों को हम बोलते हैं, उन ऑर्गन्स को हम बोलते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ठीक है। तो अब अगर हम लिम्फॉइड ऑर्गन्स की बात करें तो यहीं से हमें पता चल रहा है क्वेश्चन से दो तरह के होते हैं, प्राइमरी होते हैं और सेकेंडरी होते हैं। तो अगर हम प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स की बात करें तो वो होते हैं बोन मैरो एंड थाइमस। देयर आर ओनली 2 प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ठीक है। तो ये जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं जहां पर ओरिजिन होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ओरिजिन होता है इन लिम्फोसाइट्स का। उसके बाद फर्दर मैच्योरेशन के लिए और प्रोलिफरेशन के लिए, ठीक है, ये कहाँ पर जाते हैं, ये जाते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में। और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स कौन से होते हैं, स्प्लीन है, लिम्फ नोड्स है, टॉन्सिल्स है, पेयर्स पैचेस है ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और अपेंडिक्स है, ठीक है। तो ये सारे हैं हमारे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो जब ओरिजिनेट होने के बाद प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन से सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में ये लिम्फोसाइट्स जाते हैं तो वहाँ पर इन लिम्फोसाइट्स की मैच्योरेशन होती है और इनको जगह मिलती है, एक साइट मिलती है जहाँ पर ये एंटीजेंस के साथ इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन तो हमारा बहुत ही सिंपल था, आपको सिर्फ नाम बताने थे प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के, ठीक है। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। The following are some well-known abbreviations which have been used in this chapter. Expand each one to its full form. सबसे पहले है MALT, then CMI, AIDS, NACO and HIV. तो अगर हम MALT की बात करें that is Mucosa Associated Lymphoid Tissue, right? उसके बाद है CMI. CMI is Cell Mediated Immunity. देन एड्स तो हम काफ़ी पहले से क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। उसके बाद है NACO, NACO, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है HIV, दैट इज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ और एब्रीवेशंस मिलेंगी आपको आपके चैप्टर में, तो आप उनको भी साथ में लिख के एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक बार रीड कर सकते हैं। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए हैं वो आपके हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बचे हुए सारे क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और जैसा कि आप जानते हैं लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।